हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रिकी सॉल्यूशन में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉपिक संविधान की विशेषता। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा है संविधान की विशेषता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, संविधान की विशेषता। तो संविधान की विशेषता जो है, सबसे पहला ऑप्शन जो है हमारा, सबसे पहला पॉइंट है सबसे लिखित और सबसे लंबा और लिखित संविधान है। हमारा जो संविधान है, भारत का संविधान है, वो लिखित है। जैसे ब्रिटेन का है वो अलिखित संविधान है, अमेरिका का लिखित संविधान है। तो सबसे लंबा और लिखित संविधान हमारे भारत का है। इसको बनाने में 2 साल 11 माह 18 दिन, इसीलिए इतना टाइम लग गया था भारत का संविधान बनाने में। ठीक है, भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे टोटल। ठीक है, संविधान में क्या था, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां, 22 भाग थे टोटल। बाद में इसको 8 अनुसूचियों में 4 अनुसूचियां और जोड़ दिया गया था और 22 भाग में 2 भाग और जोड़े गए थे। 395 अनुच्छेद में कुछ अनुच्छेद ए ओ इसके अंतर्गत मतलब बढ़ा दिया गया था। आप हमारे एक संविधान पे वीडियो बना हुआ है, इससे पहले वाले वीडियो में बना हुआ है, आप उसमें जाकर के वीडियो में चेक कर सकते हैं, उसमें कंप्लीट डिटेल्स बताया गया है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है हमारा सबसे लंबा है और लिखित संविधान है भारत का। इसी वजह से इसको बनाने में काफ़ी टाइम लग गया था, क्योंकि ये हमारा जो संविधान है काफ़ी जगह से लिया गया है, आयरलैंड से, ब्रिटेन से, अमेरिका से, इंग्लैंड से, इन सब से जगहों से ले करके बनाने में काफ़ी टाइम लग गया था। ठीक है, इस वजह से लिखित संविधान काफ़ी लंबा लिया गया, क्योंकि भारत चाहता था, इससे पहले भारत में जब ब्रिटेन का शासन चल रहा था हमारे भारत पे, इस वजह से भारत ने इसको बहुत ही मजबूत बनाने का प्रयास किया कि इसको कोई तोड़ ना सके और इसमें कुछ भी ऐड ना हो सके चीज़ों में। ठीक है, बहुत ही मतलब इस वजह से हर एक देश से लेकर के संविधान को बनाया गया, इसीलिए बहुत टाइम लग गया संविधान को बनाने में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आंतरिक एवं बाह्य स्रोत। ठीक है, आंतरिक एवं बाह्य स्रोत। तो आंतरिक एवं बाह्य स्रोत का मतलब है, इससे पहले जब भारत में ब्रिटेन का शासन चल रहा था, ब्रिटेन यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का आकर के कंपनी का व्यापार कर रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार चल रहा था। उसके बाद क्या हुआ, भारत का शासन सत्ता महारानी विक्टोरिया के हाथों में चला गया। ठीक है, उन्होंने उस समय कुछ अधिनियम पारित किए थे, हर एक उसमें अधिनियम, कुछ अधिनियम जो है, अधिनियम के थ्रू संविधान के आंतरिक एवं बाह्य स्रोत का मतलब, आंतरिक का मतलब है कि 1935 शासन अधिनियम से कुछ चीज़ें ली गई हैं। तो आंतरिक का मतलब यही है कि भारत के संविधान में कुछ चीज़ें पहले से ही मतलब जो बना हुआ ब्रिटेन का चल रहा था, उनसे लिया गया है आंतरिक स्रोत। और बाह्य स्रोत से मतलब है कि जैसे कुछ चीज़ें हमारे संविधान में आयरलैंड से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है, रूस से लिया गया है, तो काफ़ी देशों से लिया गया है, इसलिए बाह्य स्रोत। तो भारत का जो संविधान है वो आंतरिक एवं बाह्य स्रोत पे डिपेंड है। ठीक है, दोनों मतलब जगहों से लिया गया है। थर्ड पॉइंट है नम्यता एवं अनम्यता का मिश्रण। नम्यता का मतलब होता है लचीला और अनम्यता का मतलब होता है कठोर। ठीक है, नम्यता और अनम्यता का मिश्रण है। भारत का संविधान जो है नम्यता और अनम्यता का मिश्रण है। इसका नम्यता और अनम्यता का मिश्रण का मतलब है, जैसे 2/3 भाग संसद चाहे तो 2/3 भाग से बहुमत से संसद चाहे तो इसमें कोई भी नम्यता से लचीला में, तो 2/3 भाग संसद का बहुमत पे वो किसी भी चीज़ को इसमें अनुच्छेद में जोड़ना चाहे तो जोड़ सकता है और कोई चीज़ को हटाना चाहे तो हटा सकता है। तो यहाँ पे बस संसद को क्या होगा, 2/3 बहुमत के थ्रू वो किसी चीज़ को अनुच्छेद को जोड़ सकता है। अनम्यता का मतलब हो जाएगा वो राज्यों के कुछ चीज़ें संसद को क्या करना होगा, कुछ राज्यों के बहुमत के बिना वो इसमें कुछ ऐड नहीं कर सकता है। तो कुछ राज्यों से हमें बहुमत लेना होगा, उनका स्वीकृति लेनी होगी, उसके बाद इसमें अनुच्छेद में वो कुछ जोड़ सकता है और कुछ हटा सकता है। तो यहाँ पे अनम्यता शो करता है। ठीक है, यहाँ पे नम्यता और अनम्यता, कहीं पे लचीला है तो कहीं पे कठोर है। कोई भी आप चीज़, जैसे संविधान का प्रस्तावना, ठीक है, संविधान की विशेषता की बात करें, जैसे संविधान की विशेषता में बात करें, संविधान आपका सबसे लंबा है, लिखित है संविधान। उसके बाद इसका आंतरिक और बाह्य स्रोत भी है, कुछ बाहरी पार्ट भी हैं, कुछ आंतरिक भी है, ये कठोर भी है, लचीला। तो ये इसकी क्या है, विशेषता है। ठीक है, तो संविधान की विशेषता क्या है कि वो नम्यता और अनम्यता का मिश्रण है।
फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। फोर्थ पॉइंट में क्या है, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता भारत में जो है सिर्फ आपको एकल नागरिकता का प्रावधान है, ठीक है, सिर्फ एक ही नागरिकता आपको भारत में लेना होगा। ब्रिटेन में जैसे अमेरिका में क्या है, अमेरिका में है कि वहां पे ब्रिटेन में भी एकल नागरिकता का वो है, और अमेरिका में क्या है, दो नागरिकता है, दोहरी नागरिकता का प्रावधान है वहाँ पे। तो दोहरी नागरिकता वहाँ पे डबल नागरिकता लेना पड़ता है। आप जहाँ पे भी जाओगे वहाँ जहाँ पे आप रहोगे वहाँ के बेसिस पे नागरिकता लेनी चाहिए। यहाँ पे राज्यों के बेसिस पे हम लोग नागरिकता नहीं लेते हैं, जैसे हम उत्तर प्रदेश में है तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश की हमें नागरिकता लेने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ भारत की नागरिकता लेंगे। लेकिन अमेरिका में क्या होता है, वहाँ पे आपको जहाँ पे भी जिस राज्य में वो रहते हैं वहाँ की नागरिकता हमें लेनी पड़ती है। तो भारत में जो की है आपका एकल नागरिकता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। एकल नागरिकता जो प्रावधान है ये कहाँ से लिया गया है, तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन में भी एकल नागरिकता का प्रावधान है। ये एकल नागरिकता जो है आपका ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, मौलिक अधिकार, ठीक है। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार जो है, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने कंप्लीट मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ाया है। एक बार आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाकर के उसे देख सकते हैं। उसमें मैंने कंप्लीट मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ाया है, जो कि आपके 7 मौलिक अधिकार थे टोटल, बट एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया, संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा दिया गया है, जो कि आपके 300A अनुच्छेद के अंतर्गत आता था, उसे हटा दिया गया है संपत्ति के मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार हमारे, अब जो मौलिक अधिकार हमारा टोटल है इस समय करंट में जो मौलिक अधिकार है वो अभी 6 मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार में जो नागरिकता है, हमारे भारत के नागरिक हैं, उन्हें एक मौलिक अधिकार मिलता है, जैसे किसी स्वतंत्र रहने का मौलिक अधिकार। आप कहीं पे भी जा सकते हो, भारत में कहीं पे भी जा करके स्वतंत्र रह सकते हो, वहाँ पे अपना कार्य कर सकते हो, कमा सकते हो, रह सकते हो, खा सकते हो। तो ये मौलिक अधिकार में उनकी स्वतंत्रता के बारे में, नागरिक के स्वतंत्रता के बारे में मौलिक अधिकार में 12 से लेकर के 35 अनुच्छेद के अंतर्गत आपके मौलिक अधिकार आते हैं। नेक्स्ट है पॉइंट आपका छठा है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। छठा पॉइंट है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व है हमारे, वो आपका भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक के जो आपके हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व को जोड़ा गया है। ये आपका आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है इसको, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को, तो आयरलैंड से लिया गया है। और ये आपका भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक के लिए आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को जोड़ा गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक के लिए आपका जोड़ा गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है आपका आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो मौलिक जो कर्तव्य है हमारा 42वें संविधान संशोधन में इसे जोड़ा गया है, ठीक है। मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया है। टोटल हमारे मौलिक जो कर्तव्य हैं 11 मौलिक कर्तव्य हैं। टोटल 11 जो है आपके मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है। टोटल जो है 11 मौलिक कर्तव्य हैं और आपके 42वें अनुच्छेद संशोधन में 42वें संविधान संशोधन में से जोड़ा गया है मौलिक कर्तव्यों को। डिटेल्स में इसकी टॉपिक पढ़ेंगे अभी आने वाले वीडियो में। हम लोग इसके बारे में राज्य के नीति निर्देशक तत्व इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे और मौलिक कर्तव्यों के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सार्वभौमिक मताधिकार। सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब है कि आप स्वतंत्र हो, भारत में आप स्वतंत्र हो और अपने इच्छा के अकॉर्डिंग आप किसी को भी मताधिकार दे सकते हो, मत दे सकते हो। इसके लिए आयु क्या है आपका सार्वभौमिक मताधिकार के लिए, पहले जो कि भारत में क्या था मत देने के लिए, इसे 61वें संविधान संशोधन द्वारा 21 वर्ष पहले क्या था 21 वर्ष था, फिर बाद में इसे 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 61 संविधान संशोधन के द्वारा संविधान संशोधन के द्वारा 18 वर्ष कर दिया गया।
पहले क्या था, 21 वर्ष था सार्वभौमिक मताधिकार के लिए 21 वर्ष का होना चाहिए बंदा, व्यक्ति 21 वर्ष का होना चाहिए। और बाद में क्या हुआ, 61वें संविधान संशोधन के थ्रू इसे 18 वर्ष संशोधित किया गया, 18 वर्ष कर दिया गया। बाद में इसे 61वें संविधान संशोधन के थ्रू 18 वर्ष कर दिया गया सार्वभौमिक मताधिकार। नेक्स्ट क्या है, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका। स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका का मतलब है कि आप स्वतंत्र होकर के, स्वतंत्र हमारा जो न्यायपालिका है, निष्पक्ष न्यायपालिका है, वो स्वतंत्र रूप से, जैसे क्या होता है कि हाई कोर्ट, सॉरी सबसे पहले आपका सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद उसके थ्रू फिर हाई कोर्ट, एक पिरामिड के रूप में है हाई कोर्ट, फिर हमारा क्या है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। एक स्वतंत्र रूप से हमारा जो न्यायपालिका है वो बेसिस पे चलता है, सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ये जो स्वतंत्र और निष्पक्ष बेसिस पे हमारा न्यायपालिका बना हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं संसदीय शासन प्रणाली। ठीक है, भारत में जो है आपका नेक्स्ट पॉइंट है संसदीय शासन प्रणाली। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था की प्रणाली है। जैसे देखिए आपका संसदीय शासन प्रणाली का है, ये आपका संसदीय शासन प्रणाली जो है ब्रिटेन से लिया गया है। कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। संसद, सबसे पहले संसद के माध्यम से, संसद के थ्रू, संसद के माध्यम से ही विधि बनाया जाता है। संसद के माध्यम से विधि बनाया जाता है, संसद के माध्यम से ही विधि बनाया जाता है। तो संसद यहां बता दे रहे हैं, संसद होता है, संसद के थ्रू क्या होता है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, तो संसदीय शासन प्रणाली हमारे यहाँ, ये संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है। संसद के माध्यम से ये विधि बनाया जाता है। तो संसद कैसे, संसद और राज्यसभा, फिर लोकसभा और राष्ट्रपति। नेक्स्ट पॉइंट है त्रिस्तरीय शासन प्रणाली। हमारे यहाँ जो है भारत में त्रिस्तरीय शासन प्रणाली चलता है। सबसे पहले क्या होता है भारत में, केंद्र के माध्यम से ही, ठीक है, केंद्र के माध्यम से ही हमारा राज्य, भारत में त्रिस्तरीय शासन प्रणाली चलता है। केंद्र, फिर राज्य, फिर स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन का मतलब है पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, फिर स्थानीय स्वशासन। ठीक है, हमारा त्रिस्तरीय शासन प्रणाली है। भारत में त्रिस्तरीय शासन प्रणाली चलता है, जो कि अमेरिका में 2 स्तरीय शासन प्रणाली चलता है। ठीक है, तो भारत में जो है त्रिस्तरीय शासन प्रणाली, पहले केंद्र, फिर राज्य, फिर क्या है स्थानीय स्वशासन। ठीक है, जनता तक पहुंचने के लिए हमें स्थानीय स्वशासन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पंथ निरपेक्षता। ठीक है, पंथ निरपेक्षता को कहीं कहीं पे आपको धर्म निरपेक्षता भी मिलेगा। 42वें संविधान संशोधन के थ्रू इसे पंथ निरपेक्षता कर दिया गया था। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन के थ्रू, 42वें संविधान संशोधन के थ्रू इसे पंथ निरपेक्ष कर दिया गया था। ठीक है, पंथ निरपेक्षता कहीं पे क्वेश्चन में पूछा जाए तो पंथ निरपेक्षता आप लगाइएगा, फर्स्ट ऑप्शन जो भी रहेगा वहां पे पंथ निरपेक्षता आप लगाइएगा। हमारा संविधान कैसा है, तो पंथ निरपेक्षता है। तो पंथ निरपेक्षता आपको फर्स्ट ऑप्शन आप कोशिश करिएगा कि पंथ निरपेक्षता लगाइएगा। उसके बाद राज्य धर्म निरपेक्षता सिर्फ दिया है तो आप धर्म निरपेक्षता भी लगा सकते हैं। तो ये है आज का वीडियो, संविधान की विशेषता। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं वीडियो, अब पढ़ेंगे आंतरिक एवं बाह्य स्रोत के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपका जो भी सब्सक्राइबर हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें।